Hi, welcome all of you to our MBA Easy YouTube channel. We'll continue with the same chapter, linear equation. और पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था रिगार्डिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन बनता है, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन लेस है नंबर ऑफ अननोन्स से तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है या फिर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशन है तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सो इन लीनियर इक्वेशन देयर कैन बी थ्री सिनारियोज: यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ प्रीवियस सेशन। इसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड देन विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। Now see, before taking up question, let me give you some more concept. फिर हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहे हैं, सिचुएशन ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन लेता हूं। सपोज एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, जहां पे आपके जो वेरिएबल्स हैं या अननोन्स है वो x और y है। a1 b1 c1 आर सम नंबर्स। आई हैव टेकन अ जनरल नेम a1 b1 c1। आप इसकी जगह 2 3 4 जो भी रखना है रख सकते हैं, बट हम एक जेनरिक केस ले रहे हैं। एक और इक्वेशन लेता हूं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो हमारे पास दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ये दोनों इक्वेशन में कैसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा या इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। इसके लिए क्या कंडीशंस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर। अब देखो, हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन है। आइडियली अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, डिपेंडेंट हो गया तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया तो नो सॉल्यूशन। ये तो हम लोगों ने देखा था। इसी को हम लोग एक थोड़ा सा फॉर्मूला के थ्रू, सम रिलेशन के थ्रू लिखना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम में जल्दी कर पाए, आसानी से कर पाए। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेके समझो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन हमने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, बट आप अगर देखो तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। पहले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। जहां पे एक इक्वेशन को आप बाकी इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। सो दीज टू इक्वेशंस आर डिपेंडेंट इक्वेशन, यानी इफेक्टिवली हमारे पास एक ही इक्वेशन है और अननोन है दो, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफिनाइट। नाउ इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे फॉर्मूला के थ्रू समझ सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए। देखो, ये दोनों डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि x के दोनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो आएगा 1/2। इधर भी 3/6 आएगा 1/2, इधर भी 7/14 आएगा 1/2। तीनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इनफिनाइट। सेम वही चीज यहां पे भी लिख देता हूं कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो b1/b2 इज इक्वल टू दोनों कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो c1/c2। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दैट यू विल गेट इनफिनाइट सॉल्यूशन। सो इन दिस केस वी विल हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। सो विल हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। बट अगर इसी 14 को मैं कुछ 14 को छोड़ के कुछ और नंबर ले लूं, लेट्स से आई टेक 15 हियर। Now these two equations are not independent, but rather they become contradicting, isn't it?
जैसे अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू तो 14 आनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन बोल रहा है 15 है। सो यू गॉट 2 इक्वेशन, एक में ये 7 है और दूसरे में ये 15 है। नाउ दीज 2 इक्वेशंस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, नो, aren't they? They are contradicting each other because according to equation 1 the value here should be 14 and not 15. So these two equations are contradicting each other, और जब भी contradicting equation हो जाता है तो उस केस में हमें कोई भी solution नहीं मिलता है, बिकॉज जो एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसकी वैल्यू 14 देगा, 15 नहीं देगा, यानी दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता है कोई भी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। सो वी विल हैव नो सॉल्यूशन, राइट? सो कैन से इफ, और ये कैसे हो रहा है, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2, वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2, बट 7/15 इज नॉट 1/2, राइट? सो जब एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2, इन दैट केस वी विल हैव नो सॉल्यूशन। इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है? दो केस हो गया, इनफिनिट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। सो कोई भी जेनरिक दो इक्वेशन दिया रहेगा दो वेरिएबल में, तो इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगा, नो सॉल्यूशन के लिए दूसरा कंडीशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब आप ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे मान लो आपने लिया 2x + 3y और यहां पे आप 6 की जगह अगर आप 5 कर दो, एनीथिंग अदर देन 6, नाउ यहां पे रेशियो 1/2 हो गया, यहां पे रेशियो 1/2 नहीं हुआ। अब आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कभी आने वाला नहीं है, इजंट इट? क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो मेंटेन नहीं है, सेम नहीं है। सो अब ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट हो गया, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड देयरफॉर वी हैव टू इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड टू अननोन्स, यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगा, जब x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होगा। सो कैन से इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, in that case we have got unique solution। इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, तो यही हमारा, अगर दो इक्वेशन दो अननोन का सिनारियो है, सिचुएशन है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर इनफिनाइट नो एंड यूनिक सॉल्यूशन। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसको आप नोट कर लो, इस पर बेस्ड कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। विल सी सम क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन द सेम आइडिया। ओके, सो लेट अस टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है, k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कम से कम एक सॉल्यूशन आए। लुक एट द, बी केयरफुल अबाउट द वर्डिंग हियर, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मींस दैट वी कैन हैव वन सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन आल्सो। एटलीस्ट वन मींस वन और मोर, कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक तो चाहिए। यानी हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफिनिट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ सी, लुक एट द रेशियोज हियर। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है दो इक्वेशन दो अननोन का सिचुएशन है, तो लुक एट द कोएफिशिएंट्स रेशियो। x के कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा है 4/k, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो आ रहा है 5/10, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो आ रहा है 19/13। नाउ दीज टू आर इक्वल, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, सो दीज टू आर इक्वल। सो b1/b2 इज c1/c2, ये तो बराबर है। अभी a1/a2 का हमें देखना है। नाउ अगर k इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, क्यों 8 ले रहा हूं, बिकॉज ये भी 1/2 हो जाएगा, तीनों 1/2 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 8 में यू विल हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन, इजंट इट? आपके चारों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। जो जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो उस केस में हमारा इनफिनाइट सॉल्यूशन आता है, इक्वेशंस डिपेंडेंट हो गया है ना। k का वैल्यू 8 ले लूंगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है तो एक इक्वेशन और दो अननोन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। सो अगर k का वैल्यू 8 रखता हूं तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आता है। अगर k का वैल्यू 8 छोड़ के कुछ भी और लेता हूं, कुछ भी और लेता हूं, तो ये रेशियो 1/2 है और ये रेशियो 1/2 नहीं है। और जब भी x वाला कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होता है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो ये दोनों जब इक्वल नहीं होगा,
अगर k को 8 छोड़ के कुछ भी दूसरा नंबर लूंगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। सो k इज नॉट इक्वल टू 8, इफ k इज नॉट इक्वल टू 8 यू विल हैव यूनिक सोल्यूशन, यू विल हैव यूनिक सोल्यूशन। अब मुझे कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए था, तो कम से कम एक सोल्यूशन तो मुझे यहां भी मिल रहा है। अगर 8 छोड़ के कुछ भी और लेता हूं तो मेरा यूनिक सोल्यूशन तो आ ही रहा है, कम से कम एक मिल ही रहा है। और k इज इक्वल टू 8 लेता हूं तब भी कम से कम एक तो आ ही रहा है। कम से कम एक का मतलब क्या होता है, 1 और मोर, तो यहां भी मुझे मिल रहा है। सो आई कैन से दैट एनी रियल वैल्यू ऑफ k विल गिव मी एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एनी रियल वैल्यू ऑफ k विल गिव मी एटलीस्ट वन सोल्यूशन। यहां पे आप देखो k इज इक्वल टू 8 तब भी मिल रहा है कम से कम एक सोल्यूशन, k इज नॉट इक्वल टू 8 तब भी मिल रहा है हमें यूनिक सोल्यूशन, तो कम से कम एक सोल्यूशन तो मुझे मिल ही रहा है ना। सो यू कैन से दैट हियर आंसर विल बी एनी रियल वैल्यू ऑफ k विल गिव मी एटलीस्ट वन सोल्यूशन। So k can take any real value. So the answer is any real value of k will give me at least one solution. All right. Same इसी आइडिया पे बेस्ड, सेम आइडिया पे बेस्ड अनदर सेम क्वेश्चन। k की वैल्यू बताइए जिसके लिए कम से कम एक सोल्यूशन मिले आपको। सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बदल गया है। ओके, नाउ यू टेक द रेशियोज हियर। देखो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तीनों क्वेश्चन एक ही आइडिया पे बेस्ड है बट थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। x के कोएफिशिएंट का रेशियो 7/21 है ना। y के कोएफिशिएंट का रेशियो मेक इट एज प्लस, है ना, डोंट टेक इट एज माइनस, टेक इट एज प्लस ओनली। ओके, सो 3/k एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो आ रहा है 27/80। सी यहां पे रेशियो 1/3 है, ये रेशियो 1/3 नहीं है, समझ में आ रही बात, और ये रेशियो है 3/k। अब अगर मैं k को 1 ले लूं, k को 9 ले लूं तो x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाएगा, है ना। सो इन दैट केस 7/21 विल बिकम इक्वल टू 3/9। k का वैल्यू 9 ले लिया, 3/9, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 27/80। अब ये 27/80 ये तो बराबर नहीं होगा, ये तो 1/3 नहीं है, ये दोनों 1/3 है, 1/3 नहीं है। सो ऐसे होने पे हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इस केस में मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये इक्वेशंस हो गए कॉन्ट्राडिक्टिंग। क्यों कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गए, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जब ये आपने 9 ले लिया तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS तो मैच कर जाएगा, लेकिन RHS में 27 × 3 81 आता है, जबकि यहाँ 80 दिया हुआ है। यानी पहले इक्वेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू 81 होनी चाहिए, जबकि सेकंड इक्वेशन कहता है 80। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर आप k 9 छोड़ के कुछ और लो, 9 छोड़ के एनीथिंग अदर देन 9, तो ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होगा। यानी कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो विल नॉट बी इक्वल टू y का कोएफिशिएंट का रेशियो। ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। I'll get यूनिक सॉल्यूशन। सो अगर आप देखो मुझे कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए था, यानी कि एक तो चाहिए मिनिमम, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में तो आपको एक मिल रहा है, इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ k, बिकॉज k इज इक्वल टू 9 लूंगा तो मुझे कम से कम एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मुझे कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है। सो यहां पे आंसर होगा k विल टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 9। राइट, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 9 इज योर आंसर। थोड़ा सा वेरिएशन है पिछले वाले से, पिछले वाले में सारे रियल वैल्यूज में आंसर आ रहा था, इसमें सारे रियल वैल्यूज में आपको सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन 9 पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी का एक छोटा सा स्लाइट वेरिएशन और देखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बदल गया है। नाउ लुक एट द रेशियो हियर, 6/18, दूसरा है 3/9, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये तो पहले से इक्वल हो गया, एंड 37/k। ठीक है, now these two coefficient of x, coefficients of y are in same ratio,
बट वो कांस्टेंट टर्म का मुझे पता नहीं k का वैल्यू है। तो अगर k को मैं 37 इंटू 3 यानी 111 ले लूँ, 111 ले लूँ, 37 इंटू 3 इज 90 प्लस 21 111 ले लूँ, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। 6/18 विल बी इक्वल टू 3/9 विल बी इक्वल टू 37/111। तो हम लोगों ने देखा था जब तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या आता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। I'll get infinite solution, ठीक है। But if you take anything other than 111, any number, any real number other than 111, in such a case, these two will be equal. Coefficients of x, coefficients of y are in same ratio, but then वो इसके बराबर नहीं होगा। 37/k, k 111 नहीं है तो ये तो इक्वल नहीं होगा। इस केस में मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। So I'll get no solution. अब अगर आप यहां देखो, मुझे कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए, यहां मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहां कम से कम एक मिल रहा है। इनफाइनाइट का मतलब कम से कम एक तो है ही है, तो यहां पे मुझे बस एक ही वैल्यू मिल रहा है। सो हियर द आंसर विल बी k का वैल्यू एक ही हो सकता है 111, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो माय आंसर इज k इज इक्वल टू 111। सो आप तीनों क्वेश्चन सेम आइडिया पे बेस्ड था, बट देन द आंसर्स वर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। आई मीन एक में सारे k के वैल्यू एक्सेप्टेबल थे, एक में सारे के सारे वैल्यू एक्सेप्टेबल थे एक्सेप्ट वन नंबर, और इसमें सिर्फ एक ही नंबर एक्सेप्टेबल है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने इक्वेशन कैसे सेट किया है, उस पर अलग अलग आंसर आएगा। बट ऑल दीज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द सेम आइडिया। दीज आर ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ऑल राइट, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का कुछ और थोड़ा वेरिएशन देखते हैं एक और। जैसे लुक एट दिस वन, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन हैव सॉल्यूशन। कैन हैव सॉल्यूशन, कैन हैव सॉल्यूशन मींस सेम थिंग एज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कैन हैव सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कम से कम हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, कहता है कि आप k की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तीन इक्वेशन, इसका कम से कम सॉल्यूशन आए। कैन हैव सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकले कम से कम, राइट। सो कैन हैव सॉल्यूशन मींस एटलीस्ट वन, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप देखो, अभी तक तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था उसमें 2 इक्वेशन 2 अननोन था, यहाँ पे 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स है, राइट। इसके लिए कोई फॉर्मूला या रिलेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, बट पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में जो हम लोगों ने देखा था, विल यूज दैट हियर। हम लोगों ने क्या कहा था, अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये तीनों डिपेंडेंट हो गया तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये तीनों कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया तो क्या मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कोई भी एक इक्वेशन को बाकी इक्वेशन के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट राइट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अदर इक्वेशंस, तो विल हैव टू चेक दैट। अगर लिख पाए तो डिपेंडेंट, नहीं लिख पाए तो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं। कॉन्ट्राडिक्टिंग कैसे पता लगाते थे, अगर LHS मैच कर जाए, अगर हम सपोज इन दोनों के टर्म्स में इसको लिखें और LHS मैच कर जाए लेकिन RHS मैच ना करे, तो उस केस में क्या होता था, कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशन हो जाता था। या फिर पहले इन दोनों से x को एलिमिनेट करें और जो इक्वेशन बने, इन दोनों से भी x को एलिमिनेट करें और जो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन में LHS सेम हो जाए, y और z में जो इक्वेशन आएगा, दोनों सेम इक्वेशन LHS में सेम हो जाए, लेकिन RHS जो नंबर्स आ रहा है वो अलग अलग आ जाए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता था, म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग, और इसलिए आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा 0। नो, तो ये ध्यान रखना। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो रेफर टू द प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड दिस एट क्वाइट सम लेंथ। Okay, now what we'll do, we'll try to write third equation, कोई भी ले सकते हैं, we'll try to write third equation in terms of first and second equation. Okay, now see here, हमें ये पता है कि इसमें अगर ये डिपेंडेंट होगा तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। यानी पहले इक्वेशन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे इक्वेशन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका तीसरा इक्वेशन आना चाहिए, राइट।
अब हम लोग यही चेक करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है मतलब कि डिपेंडेंट हो गया, पॉसिबल नहीं होता है मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, और एलएचएस मैच कर गया, ये वाला चीज आ गया लेकिन ये वाला अलग आ जाए तो क्या होगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ सी कैसे ट्रायल करेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 है, 4 5 से 8 आ रहा है ना, 4 5 से 8 आ रहा है। नाउ देखो ये इवन नंबर है, इवन नंबर कैसे आएगा, दो इवन नंबर को ऐड करने से या दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा इवन नंबर आएगा। सो यहां तो 5 है, यहां तो 5 है, और यहां तो इसको इवन बनाने के लिए मुझे इवन ही लेना पड़ेगा। तो ये और ये 4 है, तो 4 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन ही आएगा, दो इवन नंबर पे एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं हमेशा इवन ही आएगा 8। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि K1 का कुछ भी वैल्यू चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी चलेगा, लेकिन K2 हमेशा ऑड होना चाहिए, K2 हमेशा इवन होना चाहिए, तभी तो ये भी आएगा। 5 इंटू इवन विल गिव यू इवन, 4 इंटू एनी नंबर विल गिव यू इवन। दो इवन नंबर पे ऑपरेशन करेंगे तो आपका 8 कोएफिशिएंट यहाँ पे इवन आ जाएगा। ठीक, ओके। सो मुझे ये पता है ये इवन होगा, तो इसका वैल्यू हम ले सकते हैं 2b, या एक और केस में या 4 लूंगा या 6 लूंगा, ऐसे मैं ट्रायल करूंगा, है ना। एक मैंने और क्वेश्चन किया था जिसमें बताया था कि अगर आपको ट्रायल से जल्दी ना मिले तो देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू फाइंड K1 एंड K2। यू कैन रेफर दैट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर K1 K2 ट्रायल से नहीं आएगा तो देयर इज अ मेथड आल्सो टू गेट टू द वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायल से ही करने वाले हैं। K2 का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, और मुझे चाहिए 8। अब 8 चाहिए तो मुझे 4 को 18 बनाना होगा, 4 को 18 बनाना होगा, या फिर 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। 4 को 18 बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 4.5। ना 4.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट डेसिमल हो जाएगा, जबकि यहाँ डेसिमल है नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, K का वैल्यू 2 लिया तो ये 10 हो गया, 8 बनाना है तो इसको 18 कर दो, 18 माइनस 10 विल गिव यू 8। 18 बनाने के लिए इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर इसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5 आ जाएगा। 13.5 तो यहाँ डेसिमल में आ जाएगा, जो कि है नहीं। सो दिस K इज इक्वल टू 2 इज रूल्ड आउट। सी इवन इफ यू आर डूइंग सम ट्रायल, द ट्रायल हैज टू बी अ गाइडेड वन, इट शुड नॉट बी अ टोटली रैंडम काइंड ऑफ ट्रायल। K इज इक्वल टू 4 लो, 4 लोगे तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। सो दिस 10 विल बिकम 20, 4 लेंगे तो 5 इंटू 4 20 होगा। इसके लिए मुझे इसे 28 बनाना होगा, तभी तो 28 माइनस 28 आएगा, और 28 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर मैं K का वैल्यू यहाँ पे K1 का वैल्यू 7 लेता हूँ तो 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 4 20, 28 माइनस 20 विल गिव यू 8। लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि ये Y के लिए और Z के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर ये भी हमारा ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेट्स सी नाउ 3 इंटू 7, इधर भी मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 विल गिव यू 21 एंड माइनस 1 इंटू 4 विल गिव यू माइनस 4। सो 21 और यहाँ आया माइनस 4, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 4 विल गिव यू 25। सो ये भी सेट हो रहा है ना। अब इसमें देख लो, 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 4 12, 14 माइनस 12 विल गिव यू 2। सो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। सो आई गॉट माई नंबर्स K1 एंड K2। मुझे K1 और K2 की वैल्यू हमारी मिल गई है, ठीक है। नाउ अब K1 K2 जब आपको मिल गया तो अब K की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी। 16 इंटू 7, अगर ये इक्वेशन डिपेंडेंट होता है तो डिपेंडेंट तो हो रहा है क्योंकि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं और पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इधर वाला कॉम्बिनेशन तो मिल जा रहा है। तो ये K की वैल्यू क्या होगी, 16 इंटू 7 माइनस 12 इंटू 4। सो 16 इंटू 7 इज 112 माइनस 48 शुड गिव यू 64। तो अगर आप K की वैल्यू 64 रखोगे तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन बन जाएगा, और डिपेंडेंट इक्वेशन होगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इसके सॉल्यूशन तो हो सकते हैं ना, कैन हैव सॉल्यूशन। सो इफ यू टेक K as 64 यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट उससे मुझे क्या मतलब है, एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कम से कम एक कैन हैव सॉल्यूशन,
तो मिल रहा है सोल्यूशन। लेकिन 64 छोड़ के अगर आप कुछ भी दूसरा नंबर लोगे 64 छोड़ के आप कुछ भी दूसरा नंबर लोगे तो ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगे कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज जब LHS मैच कर जाए और RHS मैच ना करे, पहले दोनों इक्वेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए। बिकॉज ये आपने कैसे निकाला, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मैच कर गया। अगर ये 64 छोड़ के कुछ और होगा तो ये इक्वेशन इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 64, और 64 छोड़ के कुछ और लेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सो के हैज टू टेक द वैल्यू ऑफ 64, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 64। ओके, समझ में आ गई बात? आई होप क्लियर होगा। नहीं समझ में आया होगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन लुक एट एंड गेट बैक टू द सेम योर डाउट एंड ऑल। ठीक है, ऑल राइट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम आइडिया है, थोड़ा सा वेरिएशन है। अब देखो, छोटा सा आइडिया है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें हम लोग कितने सारे वैरायटी डाल सकते हैं, कितना प्ले कर सकते हैं इस छोटे से आइडिया पे। और मुझे यही समझना है, हम लोगों को एज अ कैट एस्पिरेंट, एज एन MBA एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट, हमें यही समझना है कि किस तरह से एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे किस तरह से घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या छोटा छोटा वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, रीड द क्वेश्चन हियर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which given system of equations will have at most one solution. Now the question has changed. अभी तक हम लोग at least कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, at most one solution, right? Now at most one solution का मतलब होता है कि मैक्सिमम एक सोल्यूशन आ सकता है, एक से ज्यादा आप सोल्यूशन नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम एक ही सोल्यूशन चाहिए मुझे। मैक्सिमम एक सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी कि एक लो चाहे एक से कम लो, यानी मुझे k की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए या तो एक सोल्यूशन आए या एक से कम यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं आए। तो मुझे ऐसा ही वैल्यूज k का एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए जिसके लिए या तो यूनिक सोल्यूशन आए या नो सोल्यूशन आए। नो सोल्यूशन मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो एटमोस्ट वन का मतलब नो सोल्यूशन भी हो सकता है, एटमोस्ट वन का मतलब यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे एटलीस्ट वन में, पिछले क्वेश्चंस में एटलीस्ट वन में यूनिक भी चलेगा, इन्फिनाइट भी चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, यूनिक भी चलेगा और नो सोल्यूशन भी चलेगा। सो टू बी केयरफुल, एटमोस्ट वन मतलब यूनिक नहीं, यूनिक भी और नो सोल्यूशन भी एक्सेप्टेबल होगा। ऑलराइट, नाउ सेम आइडिया है, चलो इसको भी कर लेते हैं। x का कोएफिशिएंट का रेशियो जैसे कर रहे थे वैसे करते रहो। x का कोएफिशिएंट का रेशियो 2/6 है, y का कोएफिशिएंट का रेशियो 3/k है, एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो आ रहा है 13/40। टू इक्वेशन, टू अननोन, हमारे पास एक रिलेशन है, अगर तीनों बराबर तो इनफिनाइट सोल्यूशन, अगर ये दोनों बराबर और ये इसके बराबर ना हो तो नो सोल्यूशन, और अगर ये दोनों ही बराबर ना हो तो हमारे कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन, राइट? हम लोगों ने देखा ये सब। तो k का वैल्यू अगर हम लोग 9 ले ले, k का वैल्यू 9 ले ले तो 2/6 भी 1/3, 3/9 भी 1/3, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये 1/3 नहीं है, बिकॉज ये 39 होता तब 13/39 1/3 आता। सो k इज इक्वल टू 9 लूंगा तो 2/6 विल बिकम इक्वल टू 3/9, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, बट दीज आर नॉट इक्वल टू 13/40, ये तो बराबर हुआ नहीं। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। इस केस में मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप k को 9 छोड़ के कुछ भी लो, एनीथिंग अदर देन 9, एनीथिंग अदर देन 9, कुछ और लेते हैं, तो उस केस में 2/6 तो 1/3 देगा, बट 3/k, जब k 9 नहीं ले रहा हूं, कुछ और ले रहा हूं, नॉट टेकिंग k एज 9 बट समथिंग एल्स, दीज टू रेशियोज विल नॉट बी इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं होता है देन वी गेट यूनिक सोल्यूशन, वी गेट यूनिक सोल्यूशन। अब मुझे देखना है एटमोस्ट वन कहां सेटिस्फाई हो रहा है। एटमोस्ट का मतलब होता है एक चाहे एक से कम, तो यहाँ पे एक से कम मिल रहा है, नो सोल्यूशन मीन्स एक से कम जीरो सोल्यूशन, ये भी चलेगा। k इज नॉट इक्वल टू 9 तो यूनिक तो हो ही सकता है, एटमोस्ट वन तो लेना ही है ना, मैक्सिमम एक हो सकता है, तो यहाँ तो एक ही हो रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, यानी k 9 भी हो सकता है, कुछ 9 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। सो बेसिकली हियर द आंसर इज k कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सो शुरुआत में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता था। और यहाँ पे
हमारा यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा एटमोस्ट 1 में और नो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा कि कैसे ही वैल्यूज हम लोग लेंगे जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे नो सॉल्यूशन आए. So all these questions were based on the same idea, which is nature of solution of linear equation. Now see, we have discussed quite a bit of linear equation in these 6 lectures. अब but this is not the end of it. इसमें हम लोग कुछ और बातें अभी नो करेंगे, कुछ और एक दो क्लासेस और हम लोग इसमें नो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशंस लेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ना यूनिक होगा, ना इन्फिनाइट होगा, ना ही नो सॉल्यूशन होगा. अभी तो हम लोगों ने 3 ही तरह का सॉल्यूशन देखा, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन्फिनाइट नहीं होते हैं बल्कि फाइनाइट होते हैं. 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ऐसे वाले भी होते हैं. तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो कीप नो हुक्ड ऑन टू दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.